जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हाँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जितने भी यूपी पीएससी में आर्टिकल आप पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, ये सब करा दूंगा एक ही वीडियो में। तो बस अब आपको एक ही यही वीडियो करना होगा, ठीक है। सिर्फ बार बार जितना रिवीजन कर सकते हैं इसको करिए। कंप्लीट आर्टिकल जितने पूछे गए 10 सालों में कराऊंगा, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सिर्फ आपको जो आर्टिकल वाले प्रश्न हैं उस पर फोकस करना है, जैसे कि मैं इस पर फोकस करा रहा हूँ आपको कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध क्या है। इंग्लिश में अगर बोलें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात कर रहा है। एड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नहीं है, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आपसे पूछा गया सिंपल सा। तो ये प्रशासनिक अधिकरण जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 323A में दिया हुआ है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। और आर्टिकल 323B क्या है? आर्टिकल 323B जो है ये डील करता अन्य विषयों के लिए अधिकरण। वो तो प्रशासनिक अधिकरण के लिए, प्रशासन के अलावा अगर कोई विषय है तो अन्य विषयों के लिए जो ट्राइब्यूनल बनेगा या अधिकरण बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा, तो उसको बोलेगा 323B में, ठीक है। 323 क्या है? लोक सेवा आयोग के लिए जो प्रतिवेदन होता है, लोक सेवा आयोग के लिए प्रतिवेदन, याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के लिए प्रतिवेदन। और वही आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के जो व्यय होते हैं उससे डील करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 323A याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो फोकस करना है आपको यहाँ की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, लोकसभा में अध्यक्ष की नियुक्ति 93, संसद के सदनों का कार्यकाल चलता है आर्टिकल 83 के थ्रू, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन आर्टिकल 88, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें? तो यहाँ पे देखिए गलत जो है आर्टिकल 88 है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का जो विशेष संबोधन है वो 87 में दिया हुआ है, आर्टिकल 87 बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 में है। लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93, संसद के सदनों का कार्यकाल 83 और राष्ट्रपति के संबोधन 87। तो 88 किससे डील करता है? 88 करता है सदनों में, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, है ना। तो जो सदनों में अधिकार होते हैं मंत्रियों के, महान्यायवादियों के, वो दिया 88 में आपके, ठीक है। 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष भाषण। ये जरूर याद रखना, इस साल 5 स्टार क्वेश्चन ही आ सकता है, क्योंकि भैया नया सत्र लगा है ना, तो पूछा जा सकता है राष्ट्रपति का नया अभिभाषण भी दिया है, तो 87 के थ्रू देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 243 के BEF। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस में है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के में है। किस में है? 243 के में है। इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब इस पर फोकस करिए। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान है, तो मैं आपको रिवीजन भी करा चुका हूँ। 68, 70, 72 या 73। तो राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर या क्षमा दान की शक्ति देता है आर्टिकल 72। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 72 देता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। आर्टिकल 68 की अगर बात करेगा तो आर्टिकल 68 आप बता दोगे कि आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को अगर भरना होता है तो उपराष्ट्रपति के लिए दिया हुआ है, ये सिंपल सा है, ठीक है। और आर्टिकल 70 में आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के क्या कार्य होने चाहिए, वो है। और 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो पूछेंगे बस आपको उनको याद रखना है, ये जरूर याद रखो, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये अनुच्छेद। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 37। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39। सहकारी समितियों का संवर्धन 43B। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि 51, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। किस में है? 38 में ये दिया हुआ है,
ठीक है। तो 37 में क्या है, 37 में है जो भी 37 कहता है जो भी डीपीएसपी में प्रावधान दिए हैं उनको लागू होना है ना, सरकार को उनको लागू करना है। इस भाग में जो भी अंतर्विष्ट तत्व दिए हैं, मतलब जो भी प्रावधान दिए हैं, सरकार को लागू करना चाहिए। 37 में दिए। 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 बिल्कुल सही है, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व। 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 51। और कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी 43B को ऐड कब करा गया था, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये भी याद रखो, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के आपको पेड इनिशिएटिव में आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। हमारी कंप्लीट जीएस, कंप्लीट हिंदी का 60 नंबर का, कंप्लीट उसमें करंट अफेयर्स, आरओ के कंप्लीट वीडियो, ये सब 800 रुपये का मात्र आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में मिल रहा है। तो अभी ये मौका उठाइए, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स का एक ही जगह, बार बार आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। 6 मंथ की वैलिडिटी है, 6 महीने में आराम से आप तैयारी कर सकते हो। और पेपर के लिए आपको पता है कितना टाइम बचा है, सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर तक का समय। तो जल्दी ही जितने वीडियो छूटे हैं सब आराम से वहाँ देखिए, पूरा सिलेबस कवर कराया गया उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 95 में मैचिंग करते हैं इसको, सूची 1 सूची 2। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ये आपको दिया आर्टिकल 2 में, बताया था ना, नए राज्यों को शामिल करने यानी एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। समता का अधिकार ये आर्टिकल 14 में है आपके पास। गिरफ्तारी के निरोध का संरक्षण जो है आर्टिकल अनुच्छेद 22 के थ्रू आपको मिलता है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना यानी असेंट देना, ये आर्टिकल 111 में है, ठीक है। तो आसान है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इधर आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज 310, 311, 312 या 313, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अनुच्छेद 312 डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, या अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312, ठीक है। 310 क्या कहता है, 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो पदावधि है वो कितनी होगी ना, कितना टेन्योर होगा, ये बताता है आपका। और ऐसे ही 311 संघ या राज्य के अधीन जो सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का, उनको कैसे हटाया जाएगा, आसान शब्दों में कहें कि कैसे सिविल सर्वेंट्स को हटाया जाएगा ये बताया जाएगा, ठीक है, जो सिविल संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में है। और 313 संक्रमणकालीन उपबंध है, संक्रमणकालीन उपबंध। तो 5 स्टार क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट 312 आपको याद रखना है, ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आपको याद रखना है, ठीक है, जरूर से जरूर। आइए इधर आ जाइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पहचानिए। अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो आसान हो गया, देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड चीज़ें दी हुई है ना, एनिमल हस्बेंड्री और आपका एग्रीकल्चर जो है मॉडर्न साइंटिफिक लाइन में होना चाहिए, कृषि और पशुपालन का संगठन वगैरह कैसे हो ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है, ये जरूर याद रखना, अनुच्छेद 50, ठीक है। आइए अब इधर आ जाइए, इसको मैचिंग करनी है आपको। 14, 36, 74, 368। तो आर्टिकल 14 अभी आपको बताया था, समता का अधिकार देता हमको, समता का अधिकार, ठीक है। 368 जो होता है संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है, क्या किसमें संशोधन होना है ये बताता है। आर्टिकल 36 आपको बताएगा क्या, नीति निर्देशक तत्व के बारे में, है ना, जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। तो यानी 94 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाइए, इधर फोकस करते हैं। इधर भी आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। आर्टिकल 54, 75, 155, 148। तो आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये मैंने आपको अलग से राष्ट्रपति के आर्टिकल बताएं, आप देख सकते हो वो वीडियो को। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से डील करता है, ये भी सही है। आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से डील करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से डील करता है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 54 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग 148, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। इतने आर्टिकल ही कर डालोगे ना, जितने PYQ हैं उतने ही आपके लिए एग्जाम में बहुत काम आ जाएंगे। बाकी SC/ST की टेस्ट सीरीज में जो आएंगे वो लगा लेना, पेड क्विज में लगा लेना, ठीक है। बाकी जो मैंने 500 MCQ कराए वो देख डालो। चलो अब इधर फोकस करो, फिर से मैचिंग करो। संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं। तो देखो रिपीट हुआ कि नहीं, अब कुछ नहीं याद हुआ, अखिल भारतीय सेवाएं याद आया कि नहीं, अनुच्छेद 312 अभी ऊपर करा है। तो डी में 2 कहाँ दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है ना, डी में 2, तो ये ऑप्शन तो कट गए, ठीक।
दूसरा, संवैधानिक संशोधन भी अभी करा, अनुच्छेद 360, यानी ए का 1 कहाँ दिख रहा है आपको, ए में 1 कहाँ दिख रहा है, सॉरी 360 कह रहा हूँ, 368 है। संवैधानिक संशोधन क्या है, अनुच्छेद 368। ए में 4 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी हो गया आपका। देखो कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग तो बच्चे को पता होता है भाई, 280 में देता है वित्त आयोग, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो है अनुच्छेद 360। ठीक है, हो गया आंसर कि नहीं, तो यानी बी हो गया। ठीक, चलिए अब 99 फिर से मैचिंग करना है। अनुच्छेद 76, 148, 75, 131। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 76 में आपको पता है किसके बारे में बात करता है, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है उससे। 148 अभी देखा था, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग से बात कर रहा है, 148 कैग की बात कर रहा है। 75 में केंद्रीय मंत्रियों की कैसे नियुक्ति होती है, इससे डीलिंग करेगा। और 131 भारत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 131 सर्वोच्च न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक का है। 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, 148 कैग, 76 महान्यायवादी। ठीक है, यानी इसका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 98 नंबर फिर से आपको मैचिंग करनी है। भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। देखिए चारों रिपीट हुए कि नहीं, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो थोड़ा अपनी बुद्धि पे जोर डाल लो। क्या भी बताया ना, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक कैग 148, वित्त आयोग कौन से पे आ गया 280, प्रशासनिक अधिकरण 323, ए में बताया था अभी आपको, और संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315 और ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में थी। ठीक है, यानी आप अपने हिसाब से देख लो, इसको मैंने बता दिया, मैचिंग कर लेना। अब 100 पे आ जाओ भैया, फिर से आपको प्रावधान और ये संविधान मैटर मैचिंग करने हैं। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो देखिए विधि के समक्ष जो सम्मुख समानता है यह अनुच्छेद 14 में दी हुई है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किस में दी है, 14 में दी हुई है। और कार्य करने का अधिकार ये आपको किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 41 में। कार्य करने का अधिकार, राइट टू वर्क, अनुच्छेद 41 में हो जाएगा आपको। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति भी तो होनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद 42 में है। किसमें है, अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में है। किसमें है, अनुच्छेद 45। याद रखना, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ 42, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 45। तो इसका उत्तर बी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए फिर आ गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण 14, 15, 16 या 17। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाना मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के आगे सभी समान है। तो एक तरह से क्या नियंत्रण लगा रहा है ना, तो ये होता है आर्टिकल 14 में। किसमें होता है, आर्टिकल 14 में। तो देख रहे हो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन को भी पूछता है, तो इसलिए जब तक आप क्वेश्चंस के फॉर्म नहीं देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक आपको बहुत समस्या होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए। और 15 तो आपको पता ही है, 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लोगों के बीच भेदभाव को रोकता है ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब धर्म, जाति है ना, स्थान, इन सब के आधार पर। 16 आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, मतलब लोक नियोजन के विषय में समान अवसर देता है, ऐसे ना, लोक नियोजन के संबंध में समान अवसर। और 17 आपको पता ही अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता से डील करता है। ठीक, चलिए आगे। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में अंतर्गत है, 13, 14, 15 या 16। ठीक है, समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार आपको पता है 14 से 18 में डील करता है भाई, है ना, तो 14, 15, 16 सभी हो जाएगा। 13 तो ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को छीन ले, है ना। इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात करी जाती है, न्यायिक समीक्षा की बात करी जाती है, यानी इसका 2, 3, 4 तीनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, वहाँ क्या था, समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। किसमें है, 19 से 22 में आपको दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 से 22 में। ठीक, याद रखिएगा। और समानता का 14 से 18। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है ना, कि बालकों को काम में नहीं लगाना है, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान था, अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में देह व्यापार की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। फोर्स लेबर, बिना पैसे के काम नहीं कराना चाहिए। 17 भी आपको बताई था, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता। और अनुच्छेद 19 में हमें 6 तरीके के मतलब फ्रीडम मिलती है, 6 तरीके की। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक तो एक बनता है यार। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, बालकों के शोषण से 17, 19, 24, 25। ठीक है, तो बालकों का शोषण अभी ऊपर दिखाया ना 24 में दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 24 में दिया हुआ है, क्योंकि 25 से 28 में तो धर्म दिया हुआ है ना, धर्म का अधिकार जो है, धार्मिक अधिकार दिए। 17 अभी बताया अनटचेबिलिटी, 19 6 तरीके की फ्रीडम है आपके पास, और 25 धर्म का अधिकार आपको मिल जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया था? कि इक्वल वर्क इक्वल पे होना चाहिए, है ना, अगर महिला हो चाहे आपका पुरुष हो। तो ये कहाँ है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द कहता है, या संविधान के अनुच्छेद 14 साथ मिलाकर पढ़ना, मतलब संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 14 को एक साथ मिलाओ तब, या ए का मतलब समझिए, संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ए बी सी तीनों को मिलाकर पढ़ना। मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन का एसेंस समझ नहीं पाए, फिर से समझिए। जो भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार के लिए बोला है कि जो भी इक्वल पे कर रहा है इक्वल होना चाहिए, जो भी इक्वल काम कर रहा है। तो ये देखिए हमारे प्रियम्बल में भी है। समाजवादी का मतलब क्या हुआ भाई, है ना, सोशलिस्ट सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। किस आधार पे? पॉलिटिकल, है ना, जस्टिस उनको मिलना चाहिए तीनों तरीके से। अनुच्छेद 14 कहता है किसी भी तरह से देखो अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो ना, इक्वालिटी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में समान अधिकार। तो तीनों ही बिल्कुल सही है ना, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। अब ये थोड़ी है महिला को कम पैसे दोगे आप, मेल को ज़्यादा दोगे। ठीक है, इधर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसका आचरण निषेध करता है? तो अभी बताया मैंने, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। 16 अभी बताया ना, लोक नियोजन में समानता होनी चाहिए, है ना, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, समान अवसर की समता होनी चाहिए। 18 आपको पता ही है कि भैया जो टाइटल है सेना संबंधी, उनको छोड़ के हम और भी जो उपाधियाँ उन पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। चलिए ऐसे ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए 17, 18, 23, 24 ऐसे ही घुमा के पूछ लेता है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? अभी बताया था ना, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 17, 18, 23 तुरंत आप रिकॉल करो, मैंने अभी बताया आपको। इधर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखो वापस से रिपीट हुआ कि नहीं, है ना, अब ये वाला अब आप बता दो। ठीक है, अगला देखो फिर से वही, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो यहाँ पे जो दोस्तों गलत है वो अनुच्छेद, वो मतलब 31 नहीं 30 होना चाहिए। ठीक है, 23 सही है भाई। बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती काम कराना बिना पैसे के नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्गों का जो है हितों का संरक्षण होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ का 29 और 30 में दिया हुआ है कि उनके शिक्षण संस्थाओं का वो स्थापना कर सकते, जैसे मदरसा स्थापित करते हैं ना, तो अपने धर्म से रिलेटेड वो माइनॉरिटी जितनी, अब हिंदू लोग अपना वो आश्रम नहीं स्थापित कर सकते पढ़ाई के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, ये लोग कर सकते हैं ना, तो 30 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? 16, 19, 22 या 31? तो आसान है दोस्तों, हमें स्वतंत्रता 6 तरीके की मिलती है आर्टिकल 19 में, है ना, बोलने की, लिखने की, कहीं भी जाने की, तो ये सब हमें आर्टिकल 19 में मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कि राइट टू अब्रॉड, मतलब राइट टू गो अब्रॉड, वो अपना घूम भी सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। तो ये कौन सी है? आपको 19 लग रहा होगा पर नहीं, 21 होगा। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ में आएगा ना, वो अगर बाई चांस उसकी लिवलीहुड वहाँ से जुड़ी हो, अब्रॉड में उसका कोई काम फंसा हो या काम उसका वहाँ बिजनेस चलता हो, आप उसको जाने से रोक दें, तो ये तो उसकी राइट टू लाइफ के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे ही जो प्रिवेसी होती है हमारी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू मैरिज, ये भी इसी में आता है। आप किसी से भी शादी करोगे, नहीं हो पाई तो अब मर जाओगे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है। तो सरकार चाहती है आप अपनी ज़िंदगी ना खो, तो वो सरकार को आपकी ज़िंदगी की रक्षा करना है, तो अनुच्छेद 21 के थ्रू करती है। ठीक है, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार आर्टिकल आते हैं पेपर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30। ठीक है, ये आपको अधिकार देता है अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए। चलिए, अगला है
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? देखिए वापस से वही घुमा के पूछा गया, तो अनुच्छेद 21 बता दोगे आप, मतलब 30 बता दोगे, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार 19 क्लॉज ए सब क्लॉज डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होगा? ठीक, तो अनुच्छेद 21 तो क्या होता है भाई? अनुच्छेद 21 तो कहता है राइट टू लाइफ। देखिए 19 का क्लॉज ए सब क्लॉज डी तो कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरी देश में आप कहीं भी जा सकते हो। और 21 राइट टू लाइफ, तो यानी यहाँ पे आ जाता है एकांतता का अधिकार है। किसका? एकांतता का अधिकार, क्योंकि विदेश यात्रा करने का अधिकार ये 19 क्लॉज ए सब क्लॉज डी में नहीं आएगा, एकांतता का अधिकार आ जाएगा। क्योंकि भाई एकांतता का मतलब प्रिवेसी हो गई ना आपकी, है ना, तो राइट टू प्रिवेसी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इसमें कई लोग फंसे होंगे मुझे लगता है। चलिए इधर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार या सभी? तो दोस्तों यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, हमारे अगर मौलिक अधिकार छीन हो या मौलिक अधिकार सरकार छीन रही है तो हम आर्टिकल 32 के थ्रू रिट दायर कर सकते हैं। 5 तरीके की रिट होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में होती है आर्टिकल 32 के थ्रू, और यही सेम पावर हाई कोर्ट के पास 226 के थ्रू होती है, ठीक है। 224 देखते हैं, अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, बाई राइट टू लाइफ, उसकी जान बचाना है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है भाई, नहीं तो उनके राइट टू लाइफ हार्म होगी। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना भाई, तो भी ये सही है, राइट टू लाइफ हार्म होगी। मृत्यु दंड नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मृत्यु दे दोगे तो भाई उसकी लाइफ ही छीन लोगे आप, और 21 कहता है आप किसी की लाइफ नहीं छीन सकते, पर हाँ बाय लॉ छीन सकते हो। बाय लॉ मतलब अगर वो कोई गलत काम करता है तो नियम के विरुद्ध जाता है, तो आप देखते हो ना, फांसी हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है, वो ठीक है। 234 देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। क्यों? रेट पावर है भाई, है ना, कि अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार छीनता है तो हम ना पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट खटखटा के। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार देता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए उन्होंने उसकी आत्मा कहा है, तो इसका दोनों सही है और ये उसका स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। कौन से? 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19 या 16 से 20? तो अभी बताया था ना, 14 से 18 में समता का अधिकार दिया हुआ है। चलिए अगला फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष 16, 15, 14 या 13? तो आराम से अब तो बता सकते होगे दोस्तों, देखो कैसे घुमा घुमा के सेम चीज़ ही पूछी जाती है, ठीक है। 14 हो जाएगा। आओ इसको पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बहुत ही आसान हो गया, ऐसे ही अभी ऊपर हम लोगों ने करा था ना। तो कौन सा था भाई? 14 की इक्वालिटी होनी चाहिए, 16 की लोक निर्माण नियोजन में भी भाई समता होनी चाहिए ना, पब्लिक जो वर्क होता है, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ना हो किसी लोक निर्माण में काम उनको मिले, ठीक है। तो यहाँ 14 और 16 होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति देता है? तो ये तो मैंने अभी बताया आपको, अनुच्छेद 16 क्लॉज ए, 16 क्लॉज 2, ठीक है, क्योंकि 3, 4, 5 में तो थोड़े से रिजर्वेशन दिए हुए हैं तो एक्सेप्शन हो जाता है वो, ठीक है। तो 16 क्लॉज ए, 16 क्लॉज 2 आ जाता है। ये देखिए, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है वो किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध, जैन, पारसी या सिख को? तो बहुत ही आसान है, देखिए बौद्ध हैं, जैन है, सिख है, ये सब भारत में ही जन्म हुआ है इन धर्मों का, तो ये हिंदू में ही आते हैं। पारसी जो है ये ईरान साइड के हैं, तो ये नहीं आते यहाँ पे, ठीक है, मतलब हिंदू के अंदर नहीं आते हैं। 255, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया 11, 16, 21 या 26? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया 21 में है ना, बाय लॉ आप किसी की लाइफ ले सकते हो, ऐसे नहीं। तो पूरे जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 21 में दी हुई है, ठीक है। 256 कह रहा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? 15, 17, 21 या 22? ठीक है, तो बंदी बनाए गए जो व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा किससे करोगे आप? अनुच्छेद 22 से होती है। किससे होती है? अनुच्छेद 22 में उसको अधिकार मिलता है, ठीक है, याद रखिए। 21 तो राइट टू लाइफ है, 17 अनटचेबिलिटी, 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म, जाति, वंश, इन सब के आधार पर। अगला देखते हैं, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? 380, 312, 360 या 351? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, 51 में दिया ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए DPSP में प्रावधान, ठीक है। और 60 में तो ओथ पावर की बात कर लेता है ना, मतलब प्रेसिडेंट ओथ लेता है, जो वो दिया हुआ है।
और 312 में अभी बताया था ऑल इंडिया सर्विसेज से चीज़ें डील करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। और आर्टिकल 380 निरस्त कर दिया गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है कि ग्राम पंचायत बनानी चाहिए। तो ये भी डीपीएसपी में दिया हुआ है हमें ना, आर्टिकल 40 कहता है ना, आर्टिकल 40 क्या कहता है कि हमें ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, याद रखिएगा। ये हम लोग डीपीएसपी में मैं आपको बता चुका हूँ। 32 आपको पता ही है, रिट पावर है, अभी ऊपर देखा है हम लोगों ने, ठीक है। 48 अभी ये भी ऊपर देख चुके हैं, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है उससे डील करता है। 51 विदेश नीति या इंटरनेशनल पीस वगैरह की बात करता है, ठीक है। आइए मैचिंग करते हैं हम। अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 ये देखो सारे ही हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं आपकी मेमोरी पावर कितनी तेज़ है। 40 में क्या होता है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या याद आया? बिल्कुल सही याद आया होगा। 44 में आपको पता होगा जो हम लोग समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। 41 काम करने का अधिकार। 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, है ना, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब तो याद हो गया होगा कई आर्टिकल आपको। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल फिर डीपीएसपी का, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार, ठीक है। अनुच्छेद 21, 48 से 51 का या 56, तो बहुत ही आसान है। 48A में दिया गया है पर्यावरण के सुरक्षण की बात कही गई है ना, हमें पर्यावरण का सुरक्षा करनी चाहिए, अनुच्छेद 48A में, ठीक है। डीपीएसपी का है ये। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? भाई इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो बहुत ही आसान है, अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 देता है प्रेसिडेंट को कैसे हमें हटाना है, ठीक है। और 53 में संघ कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है ना, कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ होंगी उसकी बात करता है, ठीक है। 74 हम लोग देख ही चुके हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह से डील करता है ना। यह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद बनाई जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 13 भी देख चुके हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता है जो फंडामेंटल राइट छीन ले किसी के। चलिए अगला देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अभी जस्ट बताया ना ऊपर मैंने, अनुच्छेद 53 में। किसमें? अनुच्छेद 53 में। और 51 अभी देख चुके हैं, विदेश नीति वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता था। 52 में भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात करता है, भारत के राष्ट्रपति की बात करता है, ठीक है। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये बताता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति जो है क्या मैटर होना चाहिए, वो 55 में बताता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, ये 54 में दिया है, ठीक है। और 53 राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ। अभी देखिए तो वापस रिपीट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, या आप बता दीजिए। 39, 60, 61। आपको मैं दोनों आर्टिकल पूछ रहा हूँ, 60, 61 दोनों बता दो, अभी बताएं दोनों, ठीक है। दोनों को बता दो, रिकॉल कर लो भाई। अरे चलो बता ही देता हूँ। ओथ प्रेसिडेंट लेता है और 61 से इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। आई से इम्पीचमेंट, ओ से ओथ। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? अनुच्छेद 123 के थ्रू करता है, ठीक है। 360 हम लोग देख चुके हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है, या वित्तीय आपातकाल जो लग जाता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और 200 जो है वो विधेयक को अनुमति से डील करता है, विधेयक को अनुमति जो मिलती है वो अनुच्छेद 200 के तहत मिलती है, ठीक है, या विधेयक पर अनुमति। और 356 तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है 356, प्रेसिडेंट रूल, बहुत ज़्यादा फेमस है ना प्रेसिडेंट रूल। 319 देखते हैं, चलिए। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए कौन उपबंध कर सकता है? 160, 162, 165 या 310? तो ये दिया हुआ आपके 160 में आर्टिकल, कौन से? अनुच्छेद 106 मतलब 160 या आर्टिकल 160, ठीक है। मतलब कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, 160। अगला आर्टिकल भी आसान है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है, कि ठीक है जब ज़रूरत पड़ेगी आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हो? 129, 32, 43 या 32? तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि सुप्रीम कोर्ट से वो जब चाहे एडवाइस ले सकता है, पर वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, है ना, ये ज़रूरी नहीं होगी कि राष्ट्रपति माने, ठीक है। 129 क्या कहता है फिर? 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, है ना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। और 132 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन भी इसको कहा जाता है। कुछ मामले में उच्च न्यायालयों में अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता, ठीक है, अपीली अधिकारिकता। और 32 रिट पावर ये आप पढ़ ही चुके हो। 416 देखते हैं,
संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंध करता है, मतलब कि मत बराबर होने की दशा में, मतलब इक्वल वोट पड़े लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये कहाँ दिया है, वोटिंग पावर लोकसभा के अध्यक्ष की, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये है अनुच्छेद 100 में, ठीक है, कि लोकसभा जो स्पीकर है वो कास्टिंग वोट करता है कि इन केस ऑफ टाई, कि भाई बराबर वोट पड़ रहे हैं तो फिर ये वोट डालेगा, ठीक है, याद रखना। और फिर 99 कहते थे, 99 क्या कहता है, सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, है ना, जो शपथ होती है उसकी, जो सदस्य लेते हैं वहाँ के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 100 याद रख लो, ठीक है। ये 103 102 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो न्यूज़ में रहता है देखिए वो पूछ लेता है, वो आर्टिकल न्यूज़ में था इस टाइम, है ना, कि लोकसभा के अध्यक्ष ने कास्टिंग वोट किया तो पूछ लिया आपसे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 115, 216, 226 या 249। तो ये भी बहुत ही आसान है। राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है इस चीज़ के लिए, है ना, जो राज्य सूची में कानून बनाने के लिए उठाती है, तो आर्टिकल 249 के थ्रू। 226 हाई कोर्ट के पास रेट पावर होती है, ये बता रहा है। ये दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना आर्टिकल 249 और 253 में, क्योंकि ये चीज़ अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई एग्रीमेंट सपोज मोदी जी ने करा है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट्स में भी, तो वो अनुच्छेद 253 के तहत होगा, ठीक है। वो 253 के तहत कानून बनाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी बनाना है, ठीक है। और 249 अभी मैंने आपको क्या बताया 249 में, कि अगर कोई स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा से वो मुद्दा उठाया जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 249 और 253। और वहीं 250 कहता है कि आपातकाल लगा हुआ है जैसे, तो उस स्थिति में राज्य सूची के संबंध में संसद की शक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वानुलोकन हेतु अधिकृत करता है, ठीक है। 137, 130, 139 या 138। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है आर्टिकल 137, इसका सही क्या होगा, आर्टिकल 137, ठीक है। और वहीं 139, 138, 130 भी इंपॉर्टेंट है। तो 130 कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा, ये बताता है। 139 क्या कहता है, 139 कहता है कुछ जो रिट होती हैं उसको निकालने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है ना, कि कुछ अलग से रिट्स हैं, जैसे जो 5 टाइप की रिट्स हैं, वो तो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को पावर है, और आर्टिकल 139 के थ्रू रिट की जो शक्तियाँ हैं वो प्रदान की जाती हैं। और 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता की वृद्धि की जाती है ना, उच्चतम न्यायालय की जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि करना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 138 में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद सर्वोच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना है, इसमें अपीली अधिकार आता है, ठीक है। क्या आता है, अपीली अधिकार, ठीक है। और 131 में क्या आता है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता 131, 132 यही अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, भारत में उपचारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। कैसी याचिका, उपचारात्मक याचिका। तो यानी इसका आर्टिकल है 137। इसको आसान शब्दों में यूँ समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिव्यू करने की अपने खुद ही के जजमेंट को, है ना, जो भी उसने ऑर्डर दिया है, कुछ भी करा, वो अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 137। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, ठीक है। अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा कौन से आर्टिकल है, तो देखिए जैसे आर्टिकल 32 है, बाई रिट पावर सुप्रीम कोर्ट, ये खुद ही फंडामेंटल राइट है, ये इसको माना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि हम नई रिट जारी करेंगे। ऐसे ही हाई कोर्ट की रिट पावर 226 में आती है, वो भी इसमें आती है। और ऐसे ही 227 भी क्या कहता है, सभी न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है उच्चतम न्यायालय, ये उसको शक्ति है ना, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ये इसमें आता है। 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है, तो बहुत आसान हो गया, रेट पावर आर्टिकल 32, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से होती है, राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी आसान है। राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल हम लोग ऊपर भी अभी देख चुके हैं, अनुच्छेद 155 के थ्रू होती है, ना कि 54। तो अनुच्छेद 155 से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, किससे,
55 से, ठीक है। और 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ जो दी हैं, है ना, जैसे राष्ट्रपति की 54 में है, 53 में, ऐसे इनकी कार्यकारी शक्ति 154 में दी हुई है, ठीक है। और 153 कहता है राज्यों के लिए राज्यपाल होना, जैसे 52 में प्रेसिडेंट कहता है होना चाहिए, 153 में कहता है राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है। और 156 में राज्यपाल का टेन्योर दिया हुआ है कि गवर्नर का टेन्योर क्या होगा, ठीक है। तो 55 में उसकी नियुक्ति, 56 में टेन्योर, 54 में उसकी कार्यकारी शक्ति, 153 में कहता है देयर शुड बी अ गवर्नर या राज्यपाल होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो जैसे प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 से, तो ऐसे ही इसको उल्टा कर दो, 213 से अध्यादेश जारी करता है आपका गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल। 213 से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और 123 से प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का गठन करने का प्रस्ताव पारित करने की इजाज़त है। तो जैसे आपने देखा होगा 6 राज्यों में विधान परिषद है ना, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र यहाँ पे। तो ऐसे ही विधान परिषद की जो प्रस्ताव पास करने की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 169 में आती है, 169। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC बोलते हैं उसके जो विधायक होते हैं, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उसको MLA बोलते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 169 याद रखना। अब देखिए फिर वही आर्टिकल रिपीट हो गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 1 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था दी गई है ना, किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है, तो अनुच्छेद 169 से होती है, ठीक है। और कर्ता संसद ही है, पर रिक्वेस्ट करेगा विधानसभा, ठीक है। तो 169 के थ्रू होती है विधान परिषद का गठन। और विधान परिषद की अगर बात कर लूँ तो फिर से बता देता हूँ, जैसे यूपी है, बिहार है, ठीक है, और नीचे महाराष्ट्र है, और कर्नाटका है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इन 6 राज्यों में ही है और आर्टिकल 169 से बनती है। आगे देखो रिपीट हुआ, राज्यों के विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया। तो अब तो याद हो गया होगा कि विधान परिषद के लिए अनुच्छेद 169 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना कौन से अनुच्छेद में की गई है। आर्थिक जो संबंध है ये 268 से 81 में बताया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है। 249 देखते हैं, मतलब 602 कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। तो यह भी मैंने आपको ऊपर बताया, 249 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति नहीं, लोकसभा के विघटन से नहीं, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से नहीं, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, है ना, कि राज्य सूची में भी कानून बनाया जा सकता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए बनाना है तो 253 के थ्रू होगा, ठीक है। ऐसे अगला देखिए, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना, बिना विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में, तो 265 कहता है कि जो कर लगाने की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ है ना, जो कानून बनाने की, जिसकी अब ये नहीं कोई भी टैक्स लगा देगा, तो सिर्फ सरकारें टैक्स लगा सकती है, जैसे राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है ना, बाय लॉ ही टैक्स लगाया जा सकता है, ऐसे नहीं जो मनाया टैक्स लगा दी, उसके लिए कानून। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांतियों से राज्यों की रक्षा करे, है ना, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये कौन से आर्टिकल में है, 355, 56, 52 या 360। तो बहुत ही आसान है। आर्टिकल 352 कहता है कि राज्यों की, मतलब भारत सरकार का ये दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करनी चाहिए। 355 की बात कर रहा है। 356 में आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, ठीक है। 352 इमरजेंसी प्रोविज़न जो होते हैं, इमरजेंसी लगानी होती है, उससे डील करता है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है, या वित्तीय आपातकाल जो होता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं ना, कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो मूल अधिकार हट सकते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, है ना, मतलब 20-21 नहीं हटता है कभी, और सारे आर्टिकल हट सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के थ्रू है, फंडामेंटल राइट हटना, तो ये अनुच्छेद 359 के थ्रू है कि जब भी इमरजेंसी लगी होती है तब फंडामेंटल राइट हट जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 नहीं हटता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वहीं 358 में भी आपको डिफरेंस समझना है। 358 के थ्रू सिर्फ अनुच्छेद 19 जो है, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं आपको, मतलब 6 तरह की फ्रीडम मिलती है, सिर्फ 19 को हटाया जाता है। और 359 में सारे हटाए जाते हैं फंडामेंटल राइट, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। और 13 तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, 356 अभी बताया, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। 360 देखते हैं, कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है ना, किसका क्रियान्वयन नहीं हुआ कभी, मतलब आज तक लगा ही नहीं है, यूज़ में ही नहीं आया, तो वह अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है।
60 आई होप याद ही है, ओथ आपको प्रेसिडेंट जो लेता है 352 जो आपके थ्रू मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है, 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब देखिए 628 रिपीट हो गया। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता, कि आपात स्थिति लगी है ये आर्टिकल नहीं जाएगा। तो अभी बताया ना, सिर्फ 20-21 आपके नहीं जाते हैं, बाकी सारे आर्टिकल छीन लिए जाते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट स्थगित कर दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 358 के थ्रू क्या होता है, सिर्फ अनुच्छेद 19 को हटाया जाता है, ठीक है। और यही देखिए इसमें भी है, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 20 और 21, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं। तो 370 था, अब तो हट ही गया। और अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 में राज्य और संघ सूची दी है ना, तो ये तो हट ही गया, अब कोई मतलब नहीं है इसका। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 324 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, ठीक है। और वहीं 321, 22, 23 ये लोक सेवा आयोग से डील करते हैं सब, ठीक है। अगले में भी देखिए वही पूछा कि इस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो आप बता सकते हो आसानी से अनुच्छेद 324। तो ये 324 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है 680, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। नहीं, जैसे नागालैंड के लिए भी दिया हुआ है 371A, और मणिपुर के लिए 371C, ऐसे करके जो दिए 371 में दिए हुए हैं सब ABCDE करके, ठीक है। 371 आर्टिकल। अगला है दोस्तों, कह रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड या मणिपुर, ठीक है। तो देखिए जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात है ये 371 के तहत आता है। असम में 371 खा है ना, 371 खाद में कौन आता है, असम आता है। मणिपुर की बात करें तो 371 ये गा में आ जाता है। और नागालैंड की अगर बात करी जाए तो ये किस में आएगा, नागालैंड 371 ए में या 371 का में, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आर्टिकल पूछता है। अगले में फिर देखिए पूछ रहा है 371 में क्या आता है, तो अभी बताया ना महाराष्ट्र और गुजरात आ जाता है। नागालैंड में 371 ए या का, ठीक है। जम्मू कश्मीर तो अब कोई मतलब ही नहीं, हट ही गया भाई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश अगर पूछ लिया आपसे तो आंध्र प्रदेश बता दोगे 371 डा, 371 डा, ठीक है। अगला 698, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार देता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कि 18+ जितने लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज। ये कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 326 में दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 5 स्टार आर्टिकल, पूछे जाने की पूरी इस साल संभावना है इसकी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये किस में दिया है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, ये आर्टिकल 350 का कहता है कि प्राथमिक स्तर पे जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहता है, ठीक है। याद रखिए इसको। और भाषा से संबंधित जो कुछ विधियाँ हैं वो इसमें दी हुई हैं। 350 में भी यही भाषा से रिलेटेड प्रावधान दिए हुए हैं। 351 में भी हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश दिए हुए हैं। तो 350 का याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। अगला है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया था, ये आपको बताना है इसमें। तो ये भी आसान है, 338 और 338 है ना। 338 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। और 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। तो अनुसूचित जाति आयोग 338 में आ गया, 338A में आ गया अनुसूचित जनजाति आयोग। और ऐसे ही 338B बनाया गया था जिसमें अनुसूचित पिछड़ा वर्ग डाला गया था, यानी OBC के लिए डाला गया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो 338A, B और 338 इंपॉर्टेंट है। 790 में देखिए वही रिपीट हुआ, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किसमें व्यवस्था दी गई है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में बात कर रहा है 330, 31, 32 या 33। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 330। क्यों, क्योंकि 330 कहता है लोकसभा और राज्यसभा में SC और ST, नहीं सिर्फ लोकसभा में, माफ़ कीजिएगा राज्यसभा में नहीं, एक सेकेंड, लोकसभा में SC ST की जो सीट रिजर्व होंगी उससे डील करता है आर्टिकल 330, ठीक है। कि लोकसभा में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक, याद रखिएगा। और 331 अब हट ही गया, एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन होता था ना लोकसभा में, उससे डील करता था। और यही सेम चीज़ राज्यों की विधानसभा में 322 के थ्रू होती है। विधानसभा में SC ST के सीटों का जो रिजर्वेशन होता है राज्यों की वो 332 के थ्रू होता है, और लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन 330 के थ्रू होता है। और यही 333 में
राज्यों में एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो था, अब ये भी हट गया है। ठीक है, तो आपको 330 और 33 याद रखना है। 330 लोकसभा में SC/ST का रिजर्वेशन, 332 विधानसभाओं में SC/ST का रिजर्वेशन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो आराम से आप बता सकते हो 5 से 11। ठीक है, 5 से 11। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। अब ये आपका आर्टिकल वैसा तो है नहीं, मतलब आर्टिकल नहीं है, और हम लोग इसमें सिर्फ आर्टिकल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित तो नहीं है, ये बताना है। 39 सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायतों के संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो ये तो अभी देखा हमने, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण 50 में दिया हुआ है। 48 में कृषि और जो पशुपालन संबंधित का संगठन है वो दिया, कृषि और पशुपालन। चलिए इसको मैच करते हैं। अनुच्छेद 61 आपको पता है राष्ट्रपति को हटाना या राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बात करता है 67 खा। 94 कहता है स्पीकर को हटाने की बात, 94 से स्पीकर को हटाया जाता है, और 90 से राज्यसभा के उपसभापति को। फिर से बता रहा हूँ, 61 से राष्ट्रपति को हटाते हैं, 67 खा से उपराष्ट्रपति को हटाते हैं, 94 से स्पीकर को हटाते हैं, अनुच्छेद 90 से राज्यसभा के उपसभापति को हटाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। जैसे दिल्ली के पास उसकी खुद का उच्चतम न्यायालय है, तो यह अनुच्छेद 241 ये प्रोविजन देता है। ठीक है, कौन सा, 241 याद रखिएगा। इसके थ्रू क्या होता है, यूटी जो है वो उनके पास खुद का न्यायालय हो सकता है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो अनुच्छेद 241। चलिए फिर से यहाँ पे विषय और ये संबंधित क्षेत्र मैचिंग करें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण, यह अनुच्छेद किसमें है, 50 में। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46, ये भी सही हो जाएगा। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, अनुच्छेद 43 है, तो ये गलत हो जाएगा। जो सहकारी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो 43B में है, ना कि 43A में है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब तो याद हो गए होंगे काफ़ी आर्टिकल आपको। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आकस्मिकता निधि से कौन सा आर्टिकल डील करता है, 265, 66 या 267। तो आकस्मिकता निधि में आता है आपका आर्टिकल 267। कौन आता है, आर्टिकल 267। ठीक है, और संचित निधियां जो आती हैं भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेके, ये इसमें आती है 266 में। संचित निधि यानी जो कंसोलिडेटेड फंड है वो आता है संचित निधि। आकस्मिकता में आता है जो इमरजेंसी फंड नहीं होता है जो निकाला जाता है, कंटीजेंसी फंड जिसको बोलते हैं, वो 267 में। इंपॉर्टेंट है 266 और 67, आपको याद रखना है इनको दोनों आर्टिकल। ठीक है, ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलिए अगला है, मैचिंग करते हैं फिर से। अनुच्छेद 324, 315, 280, 338। अब तक तो याद हो गया होगा कि 324 जो है वो निर्वाचन आयोग से बात करता है कि निर्वाचन आयोग होना चाहिए। 315 लोक सेवा आयोग की बात करता है, 280 वित्त आयोग की बात करता है, और 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो बाकी अब मैचिंग देख लेना, जो भी बन रही है मैंने बता दिया आपको। तो यहीं पे इस वीडियो करते समाप्त, सारे आर्टिकल हो गए, देखिए खत्म। ऐसे ही पॉलिटी के अब मैं आपको अमेंडमेंट भी करा दूंगा, कंप्लीट एक पापा वीडियो दे दूंगा पॉलिटी के PYQ का, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के PYQ हैं। ठीक है, जो पेपर में आते हैं, सिर्फ देखिए कितने, पूरी पोथी नहीं करनी है, सिर्फ 893 PYQ की लिस्ट है जो आपको करनी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप अगर चाहते हैं मटेरियल तो वो आपको मिल भी जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और हमारा 800 रुपये का वीडियो क्लासेस तो आपके लिए निकाल ही दिया है। UP PCS के लिए भी ये निकाल दिया गया है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक बार ऐप डाउनलोड करिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए दी गई हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ज्ञान सर कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको उसमें तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और कभी कभी डिस्काउंट 50% तक भी चला जाता है। तो नोटिफिकेशन देखते रहा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर करिए।